नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी में नंबर 2 कहे जाने वाले अमित शाह बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में लखीसराय में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश को जमकर ललकारा और उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल होने का दावा किया और नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपने काम गिनाएं। बीजेपी नेता अमित शाह का लखीसराय का दौरा और जनसभा को संबोधित करना का क्या है राजनीतिक मायने, यही हम समझते हैं आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह अपने भाषण में अमित शाह ने लगातार सीएम नीतीश को ललकारा, उन्हें चुनौती दी, उनके नामों का बार बार जिक्र किया, इससे क्या मतलब निकलता है? देखिए, अमित शाह की जो यह बिहार दौरा है वह पिछले 9 महीने में, यानी कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई बिहार में और नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में चले गए और महागठबंधन के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बना ली। उसके बाद से 9 महीने गुजर गए। 9 महीने में ये 5वीं यात्रा है अमित शाह की। वो सबसे पहले उन्होंने वाल्मीकि नगर की यात्रा की थी सरकार जाने के बाद, और उसके बाद फिर पूर्णिया में जो विपक्ष की मीटिंग हुई थी, उसके बाद पूर्णिया में उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद वो इधर उन्होंने नवादा में मीटिंग की, सासाराम की मीटिंग उनकी रद्द हो गई थी। तो वो खास करके वैसे इलाकों में ज़्यादा वो कंसंट्रेट कर रहे हैं जिन इलाकों में ये माना जा रहा है कि जिन संसदीय क्षेत्रों में जेडीयू के सांसद हैं और वो बीजेपी के सहयोग से बने हैं, उन इलाकों को ज़्यादा केंद्रित किया जा रहा है, ज़्यादा उस पर फोकस है। लेकिन आज की बात हम लोग करें कि आज जब लखीसराय में जब पहुँचे तो वहाँ मौसम काफ़ी ख़राब था। उनके पहुँचने से पहले काफ़ी बारिश हुई थी और जो वहाँ लगा हुआ पंडाल था वो पंडाल भी जब ये बारिश से अछूता नहीं रहा, पूरे अंदर तक पानी भर गया हुआ था। और अमित शाह ने खुद कहा कि जब मैं पटना पहुँचा तो वहाँ मुझसे कहा गया कि वहाँ काफ़ी आंधी और पानी की वजह से आप वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं भोले बाबा की कृपा से आप लोगों के बीच आया हूं। और उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव और क्रांति की धरती है और हम यहां आप लोगों के बीच आए हैं। और मोदी सरकार की जमकर उन्होंने तारीफ की कि ये जो 9 साल हैं वह बेमिसाल साल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये गरीबों के कल्याण का साल रहा है, ये भारत के गौरव का साल रहा है, यह भारत के उत्कर्ष का साल रहा है। और उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि नीतीश बाबू, हमारा हिसाब पूछ रहे हो, हम हिसाब देने के लिए यहाँ आए हैं। और उन्होंने वो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना है 5 लाख की, उसकी जो नल जल योजना है उसकी, जो मुफ्त राशन योजना है उसकी, उन योजनाओं की सूची गिनाई और कहा कि बिहार में हम किसानों को सीधे लगभग 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डाल रहे हैं साल में, यानी कि जो 2-2 हज़ार रुपया एक साल में जो 3 बार मिलता है, 6,000 रुपया किसानों को, उसकी उन्होंने तारीफ चर्चा की। और ये कहा कि मोदी जी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जब विदेश जाते हैं तो वहाँ भी सिर्फ मोदी 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 होता है और कोई राष्ट्राध्यक्ष उनका पांव छूने के लिए आता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई उनका हस्ताक्षर मांगता है। तो वो पूरा उन्होंने इसकी प्रशंसा की, सरकार से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन वो नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे थे और वो कह रहे थे कि नीतीश बाबू, आप जब आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपने जो विश्वासघात किया, आपने दल बदल किया, और आप सवाल पूछने आपको सवाल पूछने का कहने का मतलब ये था कि आप सवाल पूछने लायक नहीं हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और विपक्ष की जो यहाँ बैठक हुई उस बैठक को लेकर भी कहा कि यहाँ भी राहुल बाबा,
यानी कि राहुल, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल बाबा जो ये उनका जो वो शुरू से रहा है कि वो राहुल को उनकी ट्रोल आर्मी जो है पप्पू कहती है और ये लोग उनको राहुल बाबा कहते हैं। यानी कि उनके पूरे व्यक्तित्व को छोटा करके दिखाने की, उनको बच्चा बताने की, उनको नासमझ बताने की यह कोशिश होती है। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 20 बार उनको लॉन्च करने की कोशिश हुई है और बिहार में फिर पटना में उनको 20वीं बार लॉन्च करने की कोशिश हुई, लेकिन वो हैं कि लॉन्च होते ही नहीं हैं। तो हम आप लोगों से कहने के लिए आए हैं और कि मोदी जी को आपने 2014 में 31 सीटें दी, 2019 में 53% वोट दिया और 39 सीटें दी, तो 1-2 सीट की जो कमी रह गई है उसकी भरपाई इस बार आप लोग कर दीजिए। इस बार 40 की 40 सीटें बीजेपी कमल छाप को दीजिए, एनडीए को दीजिए, ये सब उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर के जो उनका भाषण था वो यह था कि नीतीश कुमार ने एक तरह से विश्वासघात किया, उन्होंने कहा कि पलटू राम, और राहुल गांधी पर भी उन्होंने अटैक किया और दूसरे की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मोदी सरकार की प्रशंसा की, प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो मैं बता दूं कि बेचैनी किस बात की है। ये अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं, मैंने कहा कि 9 महीने में 5वां दौरा है ये। तो ये है कि ये मकसद ये है, उसके पीछे का राज ये है कि अभी हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठी बीजेपी के लिए बिहार आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहां अकेले दम पर सरकार अभी तक बीजेपी नहीं बनाई है। बीजेपी अभी उस हैसियत में है जैसे कि ड्राइविंग सीट पर कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है और बीजेपी की स्थिति खलासी के रूप में है, यानी कि जिसको उपचालक कहते हैं, उसी हैसियत में बीजेपी है। तो बीजेपी चाहती है कि हम ड्राइविंग सीट पर इस बार आएँ और उसकी शुरुआत लोकसभा से हो। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव 25 में होने वाला है, तो लोकसभा में हम अच्छा परफॉर्मेंस करें और अधिक से अधिक सीटें जीतें ताकि अगले विधानसभा चुनाव में हम अपने बलबूते, अपने दम पर सरकार बना लें बिहार में। ये बीजेपी की कोशिश है। बीजेपी 1977 में भी, जब उस समय जनसंघ हुआ करता था, तो जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उस समय भी सहयोगी बन करके ही रही और पिछले 15-17 सालों से भी नीतीश कुमार के साथ भी वह अटैची बन करके ही, स्टेपनी बन करके ही वो रही है। तो ये उसका दर्द है, बीजेपी का ये जो दर्द है वो ये है कि हमको अपने सरकार, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार पर कि आप पलट गए, आपने धोखा दिया, आपने कहा कि आपने बिहार को क्या दिया, तो हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, वो कह रहे हैं। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हम बनते ही आप मजबूरी में हमारे साथ आए, तो बीजेपी कह रही है कि नहीं, हमने आपको बनाया। हेमंत जी, यहाँ एक बात का जिक्र करना चाहूँगा मैं कि अमित शाह जी ने जो उस बात को यहाँ दोहराया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कही थी कि 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले ये लोग हैं। ये लोग मतलब ममता बनर्जी, विपक्षी दलों के तमाम नेता। तो 9 साल से ज़्यादा हो चुका है एनडीए की सरकार को, मोदी जी को। आखिर 9 साल में 20 लाख करोड़ का हिसाब किताब मोदी जी क्यों नहीं चुका पाए? सवाल यही है कि जब तक ममता बनर्जी बीजेपी के साथ में थी, नीतीश कुमार जब उनके साथ होते हैं, तो ये भ्रष्टाचार जो है वो दिखाई नहीं देता है, तब भ्रष्टाचार दूसरी तरफ चला जाता है। तो यही जो विपक्ष की जो यहाँ बैठक हुई है, वह बैठक भी बीजेपी के लिए एक चिंता का कारण है क्योंकि ये माना जा रहा था कि बैठक सफल नहीं होगी, लेकिन बैठक जिस तरह ऑर्गेनाइज किया गया, बैठक में जिस तरह पार्टिसिपेशन हुआ दलों का, तो उसमें एक बात गौर करने वाली है जिस पर लोग गौर नहीं कर रहे हैं कि जो भी दल आए इस बैठक में, उसमें से अधिकांश दल अपने अपने राज्यों में वो तालमेल से, चाहे तो सरकार चला रहे हैं या सरकार अगर विपक्ष में भी है तो एक गठबंधन में है। ये आप इसका उसमें से कुछ दलों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि दिल्ली, ये आपको अगर छोड़ दें और ममता बनर्जी को छोड़ दें, तो बाकी जगह तो सब जगह वो गठबंधन ही है एक तरह से। सब लोग, चाहे विपक्ष में, अगर महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ उद्धव ठाकरे, ये की पार्टी शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, वहाँ गठबंधन में है वो लोग।
उसी तरह अन्य राज्यों के लोग जो आए थे, जैसे तमिलनाडु में देखिएगा तो तमिलनाडु में वो डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है वहाँ पर, तो वो तो एक तरह से सब लोग की अंडरस्टैंडिंग वाली पार्टी थी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अपने अपने राज्यों में है। और यहाँ वही वो लोग आए थे, उसमें से दो अरविंद केजरीवाल एक कमज़ोर कड़ी उसमें माने जा रहे थे, और धीरे धीरे वो एक तरह से लगता है कि वो किनारे ही हो जाएंगे जो अब तक की बातचीत हो रही है। तो बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय ये भी है कि जो यहाँ मीटिंग हुई तो इसलिए बीजेपी उस पर हमलावर भी है। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जो 20 पार्टियां हैं जुटी थी, और वो अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए यहाँ पर एक हो रहे हैं। और वही बात अमित शाह ने भी आज कही कि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो रहे हैं, और 20 साल में भ्रष्टाचार, ये इन लोगों ने 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया हुआ है। मेरा सवाल यही है कि आखिर 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ तो इन्हें रोके हुए कौन है? बिल्कुल, तो इसमें यह है कि जो बार बार ये आरोप लगता है बीजेपी ऊपर कि जो लोग उनके साथ चले जाते हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल में अगर चिट फंड घोटाले की बात, जिसको शारदा घोटाले के नाम से जाना जाता है, तो उसको अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो जितने लोग थे सब उनके साथ चले गए, लगभग सब पवित्र हो गए, सब पवित्र हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब हेमंत बिस्व शर्मा जो है मुख्यमंत्री, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन जब इनके साथ आ गए कांग्रेस छोड़ करके तो उनके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जो अभी जो पूरा राजनीतिक स्थिति है कि सिलेक्टिव होकर के, चिन्हित करके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे तो विपक्ष के खिलाफ। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। मुद्दा ये बन पा रहा है कि अभी जो विपक्ष की बैठक हुई है उसको, हिसाब किताब की बात उन्होंने कही कि हम हिसाब किताब देने आए हैं। हिसाब किताब के दौरान उन्होंने लालू यादव पे भी हमले किए, भ्रष्टाचारी बताया पूरे परिवार को। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जैसे गुणगान की तमाम उनकी खूबियां गिनाई, लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया, जिसके लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। बिल्कुल, ये सवाल किया जाता है, और ये सवाल इनसे भी हुआ है। पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें 3-4 जो सवाल किया गया है कि आप ईडी और सीबीआई के जरिए भरोसे आप कब तक कायरतापूर्ण राजनीति करते रहेंगे, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे, ये इस तरह के पोस्टर लगे हैं। इसी तरह के सवाल जो ये जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन ने, उन्होंने 12 सवालों की फहरिस्त रखी, वो मीडिया में भी छपा है, और उनसे खास करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो मसला है, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मसला है, ये तमाम तरह के सवाल उनके सामने रखे गए। और इन सवालों का भी जवाब, तो ये जो उनके भाषण में जो आया कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने दल बदल किया, विश्वासघात किया, उनको सबक सिखाना है, और 2024 में बीजेपी को लाना है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये जवाब उनका ये था कि उन्होंने जो जवाब दिया कि हमने ये किया, और राजनीतिक आह्वान यही था कि जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, जिन लोगों ने दल बदल किया है, यानी कि नीतीश कुमार निशाने पर थे, और उनको सबक सिखाना है। और ये भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो लालू यादव को मूर्ख बना रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी बिहार में ही वो लालू यादव को मूर्ख बना रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ये बात। तो एक तरह से उनका पूरा भाषण जो था वो टैक्टिकल भाषण था। जैसे कि मैंने ये बताया कि उनके भाषण में ये था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो तो लालू यादव को मूर्ख बना रहे हैं। दूसरी बात कि जब आप ये लालू यादव के जंगल राज से मुक्ति पाना है तो नीतीश कुमार को भी हराना है, क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ हैं। उसी तरह राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार उनको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, कि लेकिन वो ऐसे हैं कि लॉन्च ही नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से तंज भी था और एक टैक्टिकल अटैक भी था कि राहुल गांधी में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो ये कर सके। लेकिन हकीकत ये है कि आप कर्नाटक हार करके आए हैं, आप उससे पहले हिमाचल हार गए हैं, और अभी जिन राज्यों में चुनाव होना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उन राज्यों में आपकी हालत बहुत ख़राब है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। तो निश्चित रूप से बिहार पर जो उनका फोकस है, क्योंकि एक तो बिहार में हमेशा वो बी टीम ही रहे हैं, इस वजह से वो उनके सामने ये चुनौती है कि किसी तरह हम यहाँ पर इस चीज़ को आगे लेकर के आए। बिहार हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक तरह से महत्वपूर्ण स्टेट है। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा था सुबह से ही, कि आज की जो तारीख है
वो ईद उल अजहा की तारीख है। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में बकरीद मनाया जा रहा है और बकरीद के दिन इनकी सभा लखीसराय में हुई। तो ये अपने ऐसा होता नहीं है, प्रायः राजनीतिक कार्यक्रम जो होते हैं वो बड़े पर्व त्योहारों को छोड़ करके, उस अवसर को छोड़ करके उसकी तिथि अगर पहले से तय भी रहता है तो उसकी तारीख बदल दी जाती है। ये अपने आप में देखने वाली बात है, गौर करने वाली। इसका भी राजनीतिक मतलब है कि दिखाने का कि हम इस तरह के पर्व त्योहारों के बारे में मैंने आई डोंट केयर वाला जो अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं जैसे कि मुसलमानों को टिकट देना इन्होंने बंद कर दिया, तो मुसलमानों के पर्व त्योहार के बारे में भी इनको परवाह नहीं है कि इतना बड़ा पर्व हो रहा है तो इस दिन हम नहीं करें, हम एक दिन बाद करें, चाहे एक दिन पहले करें। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आप इस तरह का आयोजन करते हैं और किसी पर्व त्योहार का ख्याल भी नहीं करते हैं। तो एक तो ये है उनका, और ये सही बात है कि इस बार बीजेपी की कोशिश ये है कि पूरे चुनाव को, पूरे लोकसभा चुनाव को ये पूरा हिंदूमय किया जाए, हिंदुत्व को उभारा जाए, ये पूरी कोशिश है। और इसीलिए कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। यहाँ बिहार आकर के विपक्ष को ललकारा जा रहा है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया जा रहा है, और खास अवसर चुन करके बकरीद के दिन यह सभा हो रही है। यह सभा अपने आप में यह सवाल उठाता है कि बीजेपी आखिरकार राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहती है। ये सवाल हम अपने दर्शकों के लिए छोड़ रहे हैं कि आप अब ये इसका गुना भाग करें कि आखिरकार ये कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो अमित शाह ने लखीसराय में उन्हीं विषयों को छुआ जो उन्हें छूना था। उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, उस पर उन्होंने एक शब्द तक टिप्पणी नहीं की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये चर्चा अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों प्लेटफॉर्म पर लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।